हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस प्रीमियम एकेडमिक एक्सप्लेनर। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही क्रूशियल और फाउंडेशनल टॉपिक कवर करने वाले हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, चाहे बात यूपीएससी सिविल सर्विसेज की हो, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की या फिर किसी स्टेट पीएससी एग्जाम की, इस कोर टॉपिक से हर साल डायरेक्ट और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इस सेशन को एक कंप्लीट रिवीजन डेक की तरह डिजाइन किया गया है ताकि एक ही जगह पर सभी एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Okay, let's jump right into Section 1 Deconstructing Public Administration. किसी भी नए डिसिप्लिन को समझने के लिए ना उसके फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना सबसे ज़रूरी होता है। सबसे पहले देखते हैं टर्म का ओरिजिन। द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स ad and ministrere. In simple English, this essentially means the act of serving the people or managing affairs. हिंदी में कहें तो प्रशासन शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा से आता है, जिसका अर्थ है लोगों की सेवा करना या चीज़ों का प्रबंधन करना। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर, पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। हियर पब्लिक रिफर्स टू द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल, यानी पब्लिक का सीधा सा मतलब है सरकार, जो आम जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। And administration means cooperative human effort directed towards a common goal. This means people working together to achieve a shared objective. यानी किसी सामान्य उद्देश्य को पाने के लिए किया गया सामूहिक मानवीय प्रयास। अब यहाँ से एक क्रूशियल एग्जाम पॉइंट निकल कर आता है। Public administration is the non-political bureaucratic machinery of the government. याद रखिए, लोक प्रशासन सरकार का गैर राजनीतिक नौकरशाही तंत्र है। ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिशियंस नहीं। So exactly how does it work? It works in a clear three-step flow. Step 1 is policy formulation. This is primarily a political function where laws are made. यानी राजनीतिक नेता नीतियां और कानून बनाते हैं. Step 2 is policy implementation. This is the core administrative function where laws are actually executed. लोक प्रशासन इन्हीं बनी हुई नीतियों को जमीन पर लागू करता है. And step 3 is public welfare, which is the ultimate outcome. जिसका आखिरी नतीजा होता है जन कल्याण। अब अगर कोर मीनिंग्स पर फोकस करें तो लिटरल मीनिंग है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द स्टेट। लोक प्रशासन राज्य का प्रबंधन है, सरकार का क्रियात्मक या एक्शन वाला हिस्सा। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट इन एक्शन। इट इनकम्पसेस ऑल एक्टिविटीज टू फुलफिल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस। सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जो भी कार्य करती है वो सब इसमें आते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, welfare orientation. It is distinct from private administration due to its service motive rather than profit motive. एक निजी या प्राइवेट प्रशासन प्रॉफिट कमाने के लिए होता है, जबकि लोक प्रशासन का मूल उद्देश्य हमेशा सेवा या सर्विस होता है। Moving on to Section 2, Definitional Frameworks. देखिए, ये सेक्शन यूजीसी नेट और स्टेट पीएससीज के लिए एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है, क्योंकि डायरेक्ट कोड्स मैच करने के लिए पूछे जाते हैं। Let's break them down. हम यहाँ 5 हाई यील्ड डेफिनेशंस एनालाइज करेंगे। फर्स्ट, वुड्रो विल्सन स्टेट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। दिस मीन्स अप्लाइंग द लॉ इन अ स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप मैनर। विल्सन के अनुसार सार्वजनिक कानून को विस्तार से और व्यवस्थित ढंग से लागू करना ही लोक प्रशासन है। नेक्स्ट, एल.डी. वाइट्स डेफिनेशन, Public administration consists of all those operations having for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy. It basically covers every single action taken to make a policy work. यानी लोक नीति को लागू करने के लिए किए गए सभी कार्य इसके अंदर आते हैं। Third, Luther Gulick says it concerns itself primarily with the executive branch. He focuses mainly on the implementation arm of the government. Gulick इसे मुख्य रूप से सरकार की कार्यपालिका शाखा से जोड़ते हैं। Fourth, John M. Piffner defines it as getting the work of government done by coordinating the efforts of people. It's all about teamwork to achieve government goals. लोगों के प्रयासों में तालमेल बिठाकर सरकार का काम करवाना. And finally, Marshall Dimmock's famous definition, public administration is the what and how of government. What represents the core subject field and how represents the management techniques. Dimmock के अनुसार what का मतलब है विषय वस्तु और how का मतलब है प्रबंधन की तकनीक। इन कीवर्ड्स को अपने नोट्स में डेफिनेटली हाईलाइट कर लीजिए। ऑलराइट, सेक्शन 3, नेचर एंड स्कोप। यहां हम इस डिसिप्लिन की थ्योरेटिकल बाउंड्रीज और उसके इंटरनल कैरेक्टर को थोड़ा और डीपली एक्सप्लोर करेंगे। The nature of public administration is essentially defined by 5 core characteristics.
पहला, ड्यूअल नेचर. इट इज कंटिन्यूअली डिबेटेड एज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस. लोक प्रशासन एक कला भी है और विज्ञान भी. इस पर हमेशा एक एकेडमिक डिबेट रहती है. दूसरा, गोल ओरिएंटेड डिसिप्लिन. इट इज डिजाइंड टू अचीव स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. इसका एक निश्चित लक्ष्य होता है, सामाजिक और आर्थिक विकास. तीसरा, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर. इट बोरोज हेविली फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड लॉ. ये विषय अपने आप में अकेला नहीं है. ये राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र और कानून जैसे विषयों से कई बातें ग्रहण करता है. चौथा, डायनामिक एंड इवॉल्विंग. इट अडैप्ट्स कंटिन्यूअसली टू चेंजेस इन सोसाइटी. जैसे जैसे समाज और राजनीति बदलती है, लोक प्रशासन भी बदलता है. और पांचवा, पब्लिक वेलफेयर कैरेक्टर. इट इज एंकर्ड इन इक्विटी, जस्टिस एंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विस. इसकी आत्मा न्याय, समानता और नागरिक सेवा में बसी हुई है. अब आते हैं उस बहुत ही फेमस डिबेट पर, इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ए साइंस और एन आर्ट? ये एक ऐसी एकेडमिक डिबेट है जिसने सालों तक स्कॉलर्स को डिवाइड करके रखा है. लेट्स कॉन्ट्रास्ट सिस्टमेटाइज्ड प्रिंसिपल्स अगेंस्ट प्रैक्टिकल लीडरशिप स्किल्स. So why is it considered a science? Well, it has a systematized body of knowledge, specific observable principles like hierarchy and predictability in behavior. इसे विज्ञान इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके पास ज्ञान का एक व्यवस्थित रूप है और पद सोपान जैसे निश्चित सिद्धांत हैं जिन्हें ऑब्जर्व किया जा सकता है. The specific thinkers supporting the science view are L. Erwick, Luther Gulick and F.W. Taylor. इनका नाम नोट्स में जरूर लिखिए. On the other hand, why is it considered an art? Because it requires practical skills and leadership, it's highly dynamic, and it deals with unpredictable human behavior. इसे कला इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रशासन चलाने में प्रैक्टिकल लीडरशिप की जरूरत होती है और इंसानी व्यवहार को हमेशा प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता. Thinkers supporting the art view are E.N. Gladden, Ordway Teed and Charles Worth. तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? एग्जाम पॉइंट से याद रखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्रोग्रेसिव साइंस एंड अ प्रैक्टिकल आर्ट. ये एक प्रगतिशील विज्ञान भी है और एक व्यवहारिक कला भी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ द डिसिप्लिन. इसके मुख्य रूप से 4 व्यूज हैं. फर्स्ट, द इंटेग्रल व्यू. एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज, मैनुअल, क्लेरिकल, मैनेजरियल. इन दिस व्यू, एवरीवन फ्रॉम अ क्लर्क टू अ मैनेजर इज पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. इस दृष्टिकोण के अनुसार एक चपरासी से लेकर एक टॉप मैनेजर तक सभी का काम प्रशासन का ही हिस्सा है. की थिंकर्स याद रखिए, L.D. White and Woodrow Wilson. Second, the managerial view. Administration includes only the work of persons engaged in organizing and managing. Here, only the top decision makers count. इस व्यू के हिसाब से सिर्फ जो लोग मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं वही प्रशासन का हिस्सा हैं. की थिंकर्स लूथर गुलिक एंड हर्बर्ट साइमन. इन दोनों व्यूज के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. थर्ड इज द प्योर स्कोप व्यू, which focuses strictly on techniques and tools. ये प्रशासन की तकनीकों पर ध्यान देता है. And fourth is the subject matter view. This argues that POSD Corp is empty. Administration must be rooted in specific substantive fields like defense or health. ये मानता है कि सिर्फ तकनीक काफी नहीं, प्रशासन को किसी स्पेसिफिक फील्ड जैसा कि स्वास्थ्य या रक्षा से जुड़ा होना चाहिए. अब उस POSDC और पैराडाइम को डिटेल में देखते हैं, कॉइन्ड बाय लूथर गुलिक एंड लिंडॉल ओरिक. चलिए एक एक लेटर को डीकोड करते हैं. P फॉर प्लानिंग, वर्किंग आउट इन ब्रॉड आउटलाइन द थिंग्स दैट नीड टू बी डन, यानी क्या काम करना है उसकी रूपरेखा तय करना. O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस्टैब्लिशिंग द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, एक औपचारिक ढांचे का निर्माण करना. S फॉर स्टाफिंग, द होल पर्सनल फंक्शन लाइक रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग, कर्मचारियों की भर्ती और उनकी ट्रेनिंग. D फॉर डायरेक्टिंग, मेकिंग डिसीजंस एंड इशूइंग ऑर्डर्स, निर्णय लेना और आदेश देना. CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, इंटररिलेटिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्क, अलग अलग डिपार्टमेंट्स और कामों के बीच तालमेल बिठाना. R फॉर रिपोर्टिंग, कीपिंग सुपीरियर्स इन्फॉर्म्ड, अपने से ऊपर वालों को प्रोग्रेस रिपोर्ट करना. और आखिरी B फॉर बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल, वित्तीय प्रबंधन, बजट बनाना और कंट्रोल करना. ये सातों लेटर्स मिलकर किसी भी मैनेजमेंट का एक कोर स्ट्रक्चर बनाते हैं. मूविंग ग्रेसफुली इनटू सेक्शन 4, सिग्निफिकेंस एंड एवोल्यूशन. लोक प्रशासन थियोरेटिकली तो ठीक है, पर रियल वर्ल्ड में ये कैसे फंक्शन करता है और समय के साथ इसने खुद को कैसे मॉडर्नाइज किया है, लेट्स फाइंड आउट. The significance of public administration is best explained through the 5 pillars of the welfare state.
Pillar 1 is the absolute basis of the state. No state can exist without an administrative machinery. बिना प्रशासन के किसी राज्य का अस्तित्व बच ही नहीं सकता. Pillar 2 is the instrument of welfare state. It translates abstract concepts into tangible benefits for citizens. नीतियों को जमीन पर उतारकर नागरिकों को सीधा फायदा पहुंचाता है. Pillar 3 is policy implementation. It bridges the gap between legislative intent and ground reality. कानून बनाने वालों की सोच और जमीनी हकीकत के बीच का ब्रिज है ये. Pillar 4 is development administration. It drives socio-economic progress in developing nations. विकासशील देशों में यही आर्थिक प्रगति लाता है. And Pillar 5 ensures continuity. Governments change, but the administration provides stability. सरकारें तो आती जाती रहती हैं, 5 साल में बदल जाती हैं, पर प्रशासन हमेशा देश में स्थिरता बनाए रखता है. लेकिन देखिए, प्रशासन हमेशा एक जैसा नहीं रहा. Evolution into modern governance. Let's understand these contemporary shifts. पहला है e-governance and digital delivery, leveraging information and communication technology for faster service, like direct benefit transfers. आजकल स्विफ्ट डिलीवरी और ट्रांसपेरेंसी के लिए डिजिटल टूल्स का भरपूर इस्तेमाल होता है. दूसरा, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, शिफ्टिंग फ्रॉम अथॉरिटेटिव ब्यूरोक्रेसी टू पब्लिक सर्विस ओरिएंटेशन. अब फोकस स्ट्रिक्ट नौकरशाही के राज से हटकर जनता की सेवा पर आ गया है. तीसरा, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, द राइज ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड सोशल ऑडिट्स. आज के समय में प्रशासन को काफ़ी ज़्यादा जवाबदेह बनाया गया है. और चौथा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स यानी पीपीपी, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस रिप्लेसिंग स्टेट मोनोपोलीज. अब सरकार अकेले काम नहीं करती, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर विकास के कार्य करती है. The fundamental takeaway here is that the modern paradigm has shifted from government, which is just ruling, to governance, which is collaborating. यानी शासन करने से बदलकर अब अप्रोच मिलजुल कर काम करने की हो गई है. Let's quickly transition to Section 5, Thinkers and Challenges. Aspirants, ये एक vital memorization segment है. Direct match the following questions यहीं से आते हैं. ये टेबल एग्जाम पर्सपेक्टिव से एब्सोल्युटली क्रूशियल है. नोट्स में जरूर मार्क करें. वुड्रो विल्सन, father of public admin, politics administration dichotomy. He argued that politics and administration are two completely distinct functions. उन्होंने राजनीति और प्रशासन को अलग-अलग बताया. Moving to Max Weber, bureaucratic theory, legal rational authority. This theory explains how large organizations function with strict rules. नौकरशाही का सबसे प्रमुख सिद्धांत इन्हीं का है. F.W. Taylor, scientific management, time and motion studies. He emphasized finding the most efficient way to perform a job. उन्होंने काम को वैज्ञानिक ढंग से करने पर जोर दिया. लूथर गुलिक, POSDCORB and classical theory of organization. Then we have Herbert Simon, decision-making theory, bounded rationality. He stated that a human's ability to make perfectly rational decisions is limited. इन्होंने बताया कि निर्णय लेने की मानवीय क्षमता थोड़ी सीमित होती है, जिसे bounded rationality कहते हैं. And Elton Mayo, human relations approach, Hawthorne studies. He highlighted the importance of human psychology in organizations. इन्होंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंसानी रिश्तों की अहमियत को समझाया. Thinkers पढ़ लिए, अब let's look at the real world challenges and their solutions. Problem 1 is red tapeism. This is excessive reliance on rules which literally halts progress. यानी लाल फीताशाही, जहां नियमों पर इतना जोर होता है कि फाइलें आगे ही नहीं बढ़ती. The solution for this is process re-engineering. This involves simplifying rules and digitizing workflows. नियमों को सरल बनाना और processes को digitalize करना. Problem 2 is bureaucratic delay, primarily caused by rigid hierarchies. लंबे पद सोपान की वजह से होने वाली देरी. The solution here is flatter hierarchies. This means delegating authority downward to speed up decisions. Powers को नीचे के लेवल पर ट्रांसफर करना ताकि काम जल्दी हो. Problem 3 is political interference and corruption, राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार. And the solution is institutional safeguards. This includes empowering independent bodies like the CVC and Lokpal. इन स्वतंत्र संस्थाओं को मजबूत बनाना ताकि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आए. हम इस विश्लेषण को एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट के साथ कंक्लूड करते हैं. एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इज द फाउंडेशन ऑफ गुड गवर्नेंस. कुशल प्रशासन ही सुशासन की असली नींव है. एक फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आपके लिए यह समझना जरूरी है कि इन थ्योरीज को आने वाले डिजिटल वर्ल्ड में कैसे अडैप्ट किया जाए. सोचो, जब AI और एडवांस टेक फुली इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये POSDCORB मॉडल कैसे बदलेगा. आई होप इस रिवीजन डेक से आपके सारे कोर कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे. अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ाते रहिए. अगर ये एकेडमिक एक्सप्लेनर आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रीमियम रिवीजन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.